पेंटर चित्रकलाचे व्हिज्युअल आर्ट कला की तरफ आपका रुझान हुआ? कि बचपन में मैं चित्रकार बनना चाहता था और वो चित्रकार बनने के सारे गुण मुझे थे। तो ये जनजातीय संग्रहालय की आपके मतलब मस्तिष्क में, दिल दिमाग में ये विचार कैसे आया कि इसको इस तरह से या इस थीम पे इसको डेवलप करना? वो मेरा प्रोफेशन था और वो मुझे काम करना होता था। जब मैं चित्र बनाता था तो बड़ी दक्षता से और सुंदर बनाता था, उससे मुझे तारीफ मिलती थी और उससे मुझे कॉन्फिडेंस आता था। और आपने जो है विभीषिका भी झेली एक तरह से बंटवारे की, कह सकते हैं। बंटवारा होने के बाद हम आज़ाद हो चुके थे। वो सारी विभीषिका या जो भी उसका संघर्ष था वो मेरे फादर ने झेला। ये सम्मान मिलने से कलाकार का पेट भर जाता है। तो आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं और आप उनमें से किसी भी रास्ते को चुन सकते हैं, परंतु ये संतुष्टि ही सबसे बड़ी कला है। जैसे सामाजिक जागरूकता का भी बात आ रही है। और आपको क्या लगता है कि कला किस तरफ जा रही है? मक्कारी नहीं हो सकती, ये इश्क नहीं आता। बस इतना समझ लीजिए कि आग का दरिया है, डूब के जाना। तो हमें कुछ उभरने के लिए हमें डूबना तो पड़ेगा। ये लोक रंग को रचनात्मक स्वरूप दिया, ये आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण है, कितना चैलेंजिंग है? चित्रकार होना बहुत ज़्यादा सम्मान की बात है, परंतु एक डिजाइनर होना सम्मान की बात नहीं है। इंफिनिटी भी होती थी अपने अंदर की, यार सब लोग पेंटिंग कर रहे हैं और मैं ये स्टेज बना रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ। मैं हूं गणेश साकल्ले और आप देख रहे हैं TV27 न्यूज़। हमारे फेस टू फेस कार्यक्रम के आज के अतिथि हैं कला जगत की जानी मानी हस्ती, भारत भवन में रूपंकर प्रभाग के निदेशक एवं जनजातीय संग्रहालय को मूर्त रूप देने वाले कला जगत के सशक्त हस्ताक्षर हरचंदन सिंह भट्टी जी। भट्टी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और हम जो है बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं जी। तो मेरा आपसे बहुत ही छोटा सा सवाल है कि आप मूल रूप से जो है पंजाब के निवासी, देहरादून में जन्म हुआ आपका जी। और फिर आप जो है गाज़ियाबाद में स्कूली शिक्षा हुई आपकी। इसके बाद फिर आप इंदौर में आपने पढ़ाई करी और फिर कर्म भूमि आपने भोपाल को बनाई। तो ये सफ़र आपका कैसा रहा, इसमें थोड़ा इसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। जी, जन्म तो मेरा देहरादून में हुआ था, क्योंकि मेरे पिता जो हैं IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी में सर्विस करते थे और वहाँ से ही रिटायर हुए। तब हम देहरादून के बाद में वहाँ मेरा जन्म हुआ था। वहाँ उसके बाद में हम गाज़ियाबाद आए रिटायर होने के बाद में, और उसी दरमियान उनका गाज़ियाबाद से वो इंदौर जाना हुआ। फिर उसके आगे की शिक्षा मेरी जो है हाई स्कूल तक शिक्षा जो है इंदौर में हुई। अच्छा। और इंदौर में शिक्षा करने के पश्चात जो है मैंने फाइन आर्ट का डिप्लोमा भी लिया चित्रकार के बनने के लिए। और उससे मैंने उस डिप्लोमा को जिन दिनों में पूरा कर रहा था उन्हीं दिनों फिर जे स्वामीनाथन से मेरा संपर्क हुआ, और जो रूपंकर भारत भवन के पहले निर्देशक थे, संस्थापक निर्देशकों में से एक थे, जो एक जगदीश स्वामीनाथन, जो कि एक बहुत ही बड़े चित्रकार थे। उन्होंने मुझे भारत भवन से जोड़ा। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग कंट्रास्ट है आपकी लाइफ में जी। कि आप मूलतः सिख समाज से हैं और सिख समाज का जो इतिहास है वो शौर्य, पराक्रम, साहस से जुड़ा हुआ है, और एकदम कंट्रास्ट आपने कला के क्षेत्र में जो है कदम रखा। तो ये कैसे संभव हो पाया? हाँ, बाई चांस बचपन से ही मेरा ये चित्रकला के प्रति एक रुझान था, और हमारे यूँ कहिए कि गॉड गिफ्ट था मुझको कला का एक आशीर्वाद। और हमारे पूरे परिवार पे चाचा जो जितने भी थे और हमारे फादर खुद, और मतलब मेरी बहन भी, सब अच्छे, उनके अंदर कला के अच्छे गुण थे, और वो अच्छे उनमें मतलब अच्छे चित्रकार होने की संभावना सब में थी, मुझ में भी थी। पर मैंने इसमें विधिवत ढंग से कुछ शिक्षा भी ली, और आगे चल के लोगों को काफ़ी उम्मीद थी कि मैं
चित्रकला के क्षेत्र में एक अच्छा चित्रकार बनूंगा और अच्छा मेरा है, वो सब चीज़ें अच्छी थी, बैकग्राउंड भी अच्छा था, हैंड भी अच्छा था। लेकिन भारत भवन में जब मैं से जुड़ा तो स्वामीनाथन जी ने मुझे चित्र बनाने का काम नहीं दिया। उन्होंने मुझे कहा कि आप तुम हमारे लिए डिज़ाइन करोगे, पब्लिकेशन डिज़ाइन करोगे, उन और बाकी जितने भी डिजाइन संबंधी काम होंगे वो हो करोगे। तो मैंने उस समय मतलब भारत भवन से जुड़ना, उनके साथ काम करना, यही सबसे बड़ा एक हाँ, बहुत बड़ा अचीवमेंट था एक हाँ तरह से। अचीवमेंट था। तो मैं उसमें शामिल हुआ और मैंने भारत भवन में ही आके इन सब चीज़ों को सीखा डिज़ाइन के मामले में। उससे पहले मैंने कभी कोई डिज़ाइन नहीं बनाए थे, मैंने यहीं सीखा और यहीं करा और उसका उसमें थोड़ा आज नहीं, इसमें एक और बड़ी अच्छी बात है कि आपको मतलब गॉड गिफ्टेड था आपके परिवार को और आपको जो है भारत भवन में गुरु के रूप में जगदीश स्वामीनाथन मिल गए। जी जी तो उससे भी जो है एक आपको आपकी प्रतिभा में निखार आया। अब मैं इसमें एक और चीज़ जानना चाहता हूँ कि आप, मैंने जो पढ़ा आपके बारे में कि आप मूलतः पेंटर बनना चाहते थे, फिर पेंटर से चित्रकला से विजुअल आर्ट कला की तरफ आपका रुझान हुआ। तो क्या कह सकते हैं कि ये एक एक्सीडेंट था या आपकी डेस्टिनी थी या कैसे, मतलब नहीं संपर्क कैसे हुआ ये जगदीश बात तो स्वामीनाथन ठीक से है कि बचपन में मैं चित्रकार बनना चाहता था और वो चित्रकार बनने के सारे गुण मुझ में थी। जी। और बचपन से ही, क्योंकि मैं मेरे साथ क्या था कि मैं बहुत ही ऐसा बच्चा था वो जो चुपचाप रहता है और उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस की कमी है। तो जब मैं चित्र बनाता था जी। तो बड़ी दक्षता से और सुंदर बनाता था, हाँ। उससे मुझे तारीफ मिलती थी और उससे मुझे कॉन्फिडेंस आता था। मतलब मेरे अंदर एक साहस आता था और मैं अच्छे से स्टैंडिंग करना पाता था कि जब मैं मुझे चित्रकार के विषय में संबोधित कोई करे और चित्रकार के विषय में जाने। तो बचपन से ही मेरा रुझान इन कलाओं की तब था और मैं बचपन से ही प्रतियोगिताओं में, जो भी चिल्ड्रन आर्ट कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उनमें भाग लेने लग गया था। और जैसे शंकर इंटरनेशनल जो दिल्ली में एक ऑन द स्पॉट कॉम्पिटिशन होता है, इंटरनेशनल भी होता है और प्रतिष्ठित काफ़ी उसकी रेपुटेशन है, वो होता है। और उसमें मुझे 4 साल तक हर साल वो सिल्वर मेडल्स मिले। गोल्ड मेडल तो नहीं मिल पाया लेकिन सिल्वर मेडल मिले और मुझे उसमें मतलब एक अच्छा लगता था उन सारे पुरस्कारों को पाया। इसके अलावा मुझे काफ़ी जो जितनी भी गतिविधियाँ होती थी कला संबंधी, उसमें हमेशा अच्छा प्रोत्साहन मिला और अच्छे पुरस्कार मिले। उससे मेरा उत्साह बहुत बढ़ा और कॉन्फिडेंस मुझ में बढ़ने लगा। तो छुटपन में जो है आप किस तरह के चित्र बनाते थे ज़्यादातर? नहीं, वो तो अपनी तरह के विषय होते थे, लेकिन ये है कि हमेशा वो अपनी उम्र से ज़्यादा होते थे। अच्छा। मतलब क्योंकि उस समय जो मैगजीन थी मेरे घर के में, जो वातावरण था, मेरे पिता को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था जी। और दुनिया भर की किताबें वो पढ़ते थे। उन किताबों को हम भी देखते थे और उसमें बहुत से फ़ोटो और जो भी विजुअल है, जो भी कंटेंट है, वो भी देखने, सुनने को, समझने को मिलते थे। तो मतलब एक सामान्य से थोड़ा ऐसा वातावरण था कि अलग होता, जो उसमें भी कला में भी हमें सहायक होता। हम शायद ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि आपका परिवार जब विभाजन हुआ, विभाजन के बाद पाकिस्तान से हिंदुस्तान आया, फिर मूलतः पंजाब में आप आए, फिर देहरादून आए, तो बचपन आपका कैसा रहा? परिवार का बैकग्राउंड कैसा रहा? आपको जो है इसमें सहयोग कितना मिला? परिवार का, मित्रों का, आस पड़ोस का कैसा मतलब वातावरण कैसा मिला आपको? और आपने जो है विभीषिका भी झेली एक तरह से बंटवारे की, ये कह सकते हैं अपन। नहीं, असल में तो मतलब उस हिसाब से थोड़ा हम जानना चाहेंगे कि कैसा आपका रहा सफ़र ये। असल में मेरा जब जन्म हुआ तो उस समय बंटवारा होने के बाद हम आज़ाद हो चुके थे। वो सारी विभीषिका या जो भी उसका संघर्ष था वो मेरे फादर ने झेला और उसके पश्चात जो है हमारा जन्म तो काफ़ी बाद में हुआ और उस समय ऐसा कुछ नहीं था, हम आज़ाद थे। और वो परंतु वो सब चीज़ें वो मेरी माँ बाप ने देखा और उसमें पिता ने देखा, उनके मन में, मस्तिष्क में इन चीज़ों का थोड़ा असर था जो हमें समय समय पे देखने सुनने को मिलता था।
पर ये फिर भी उस समय ये मैटर नहीं था, हम आज़ाद थे और एक अच्छा वातावरण उस समय बचपन में हमें समझ में आता था। अच्छा, मूलतः आपकी आत्मा जो है पेंटिंग में, चित्रकला में बसती है, फिर आपका जब झुकाव इधर कला की तरफ हुआ तो इसमें तालमेल कैसे बिठाया फिर आपने, या कैसे शौक को आपने क्या किनारे रख दिया या क्या जैसा करा? कि मैंने कहा कि एक कला से मुझे कॉन्फिडेंस मिलता था और मैं एक आत्मसम्मान महसूस करता था अपने अंदर, एक शक्ति महसूस करता था। वैसे मैं बहुत सहमा हुआ और बहुत सीधा साधा बच्चा था, और उसके बाद में जब मुझे पेंटर के रूप में कोई जानता था, या ये लड़का अच्छे चित्र बनाता है, अच्छा चित्रकार है, ये सुन के अच्छा लगता था। और ये केवल एक मन को ही नहीं लुभाता था, उसके एक कॉन्फिडेंस भी देता था, एक मतलब शक्ति देता था। तो ये तो बचपन का था, और फिर आगे जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, उम्र बढ़ती गई और चीज़ों से संपर्क होता गया, तो एक कॉन्फिडेंस बना, मतलब बिल्ट हुआ, कॉन्फिडेंस बिल्ट हुआ आपको, और आपको लगा कि नहीं, मैं ये सब कर सकता हूँ। मैंने माना कि मेरा जो ये निर्णय था, जी हाँ, और बाकी घर वालों और सारे समाज में, माँ बाप ने भी इसको अप्रिशिएट किया और हमेशा सहयोग किया। अच्छा, देखिए, आपने भारत भवन में इतने लंबा समय बिताया, लोक रंग के आपने 25 से ज़्यादा मेरे ख्याल है डिज़ाइन तैयार किए लोक रंग आयोजन के, और लोक रंग तो मेरे ख्याल है एक आइकॉन बन गया है, मतलब मध्य प्रदेश कला संस्कृति का। आपने खजुराहो उत्सव में भी किया, तानसेन सम्मान में भी किया, तानसेन समारोह में भी किया, और फिर आप देखिए, आपको जो मतलब पहचान जो मिली, या पद्मश्री से जो नवाजा गया, आपको सम्मान मिला, वो जनजाति संग्रहालय की अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिए मिला। तो ये जनजाति संग्रहालय की आपके मतलब मस्तिष्क में, दिल दिमाग में ये विचार कैसे आया है कि इसको इस तरह से या इस थीम पे इसको डेवलप करना चाहिए? कहाँ से इसका ये आइडिया आपको आया? जी, असल में भारत भर में जो मेरा काम था उसमें ये था कि मुझे जो कल्चर डिपार्टमेंट की सारी एकेडमीज हैं, उनके लिए मुझे डिजाइन से संबंधी काम करना है जी, और वो मेरा प्रोफेशन था और वो मुझे काम करना होता था। तो उसके लिए मैं इन सब समारोहों से जुड़ने का, उसके विषय में सोचने का, काम करने का मौका मिला। और क्योंकि जब किसी एक काम को कोई विशेषज्ञ या विशेष आपका मतलब जो रुझान वाला कोई व्यक्ति आप करेगा, तो जाहिर है कि वो बेहतर होगा, और फिर उसमें मेहनत भी करनी होगी। और जो आपकी जो हमारे साथ जो हमारे सहयोगी, हमारे साथियों के जो एक शक्ति बनती थी, उससे ये सब होता था। और क्योंकि एक उत्साह था और अच्छा वातावरण था, तो इसलिए उसकी अनुकूलता में ये चीज़ें डेवलप हुई और यहाँ तक पहुँची। अच्छा, आपको जैसे जब पद्मश्री मिलने की सूचना मिली, कैसे कब मिली सूचना, फिर आपका जो है फर्स्ट रिएक्शन क्या था? यकीन हुआ, नहीं हुआ, या कैसा, मतलब क्या, मतलब उस समय फीलिंग क्या आई, कैसे आई? और ये पद्मश्री आप जो है किसको समर्पित करना चाहेंगे अपने? असल में ये जब पद्मश्री वगैरह मिला और उसके विषय में जो भी सूचना मिली, ये केवल मेरा एक वो नहीं था उत्साह, जी, या मुझे खुशी नहीं थी। मुझे खुशी इस बात की थी कि हम सब लोगों की एक सामूहिक, एक समुदाय की जो इसमें जनजातीय संग्रहालय को हजारों लोगों की मदद से बनाया। कम से कम 1500 कलाकार अलग अलग जनजातियों के, अलग अलग समुदायों के, अलग अलग समय में हमारे साथ जुड़े 2.5-3 साल में। अच्छा। और उनसे पहले से भी हमारा उनसे काफ़ी लंबा एक तो ये स्टेट मध्य प्रदेश के कि बाहर के भी? मध्य प्रदेश के भी और बाहर के भी? हाँ, और मध्य प्रदेश के लगभग अधिकांश, अच्छा, अधिकांश सभी जनजातियों के, जिसमें सभी तरह के समुदाय हाँ, के मतलब लोग भील, हैं। बिलाला, और उनमें जो सहारिया, है ना, बेगा, ये सब उसमें आ गए उसमें। और इनके साथ में हमारा एक लंबा एसोसिएशन था। भारत भवन ये जनजातीय संग्रहालय बनने से पहले से, क्योंकि कल्चर डिपार्टमेंट का जो कार्यक्षेत्र है और भारत भवन का जो कार्यक्षेत्र है, और स्वामी जी का खुद का जो रुझान था, वो इन सब जनजातियों के विषय में बहुत ज़्यादा था। तो हम लोगों का भी जुड़ाव उनसे बना और हमें उनके साथ काम और उनको समझने और सोचने का समय मिला, और एक लंबा एसोसिएशन था। उसका सारा लाभ जो है, निचोड़ जो है, हमें जनजातीय
संग्रहालय में मिला। और उसकी विशेषता थी जनजातीय संग्रहालय की विशाल बिल्डिंग, जी हाँ। उसका जो स्वरूप, जो रेवती कामत ने बहुत सुंदर उसका आकल्पन किया था बिल्डिंग का, और इतनी विशाल थी उसकी गैलरियाँ, उसकी हाइट इतनी ज़्यादा थी और इतना वॉल्यूम था कि उनको केवल हम साधारण तरीके से जी हाँ। नहीं भर सकते थे, नहीं बना सकते थे, नहीं सजा सकते थे। तो उसके लिए हमें कुछ विशेष रूप से अलग से सोचना पड़ा, ये ऐसी ज़रूरत महसूस हुई और हमने वो सोचा और उसको पूरा किया। बहुत से लोगों की मेहनत है, मेरी ही नहीं, जी हाँ। उन सब के श्रम से ये इसका स्वरूप ये बना है जिसके कारण से आज उसको लोग इतना चाहते हैं, प्यार करते हैं और इतने लोग उसे देखने आते हैं। हाँ, खैर मध्य प्रदेश के लिए और ख़ास तौर से राजधानी के लिए तो हाँ। एक मतलब एक बहुत बड़ा एक केंद्र बन गया है वो, हाँ, आकर्षण का केंद्र बन गया हाँ, है। तो ये अच्छा साइन है। पर अगर कुल मिला के जो आपकी बातचीत से मुझे ये लगा कि आपका भारत भवन में जो कार्य रहा, लोकरंग में जो अवदान रहा आपका, जी। वो सारा का सारा जो अनुभव था वो जनजातीय संग्रहालय को मूर्त रूप देने में काम आया है, ये अपन कह सकते हैं। और मुझे ये क्योंकि करना ही पड़ता था, जी हाँ। मतलब लोकरंग का कल्पना करना पड़ता था। उसके अलावा जितने भी कल्चर डिपार्टमेंट के और समारोह थे जिनमें आकल्पन की इस तरह की मेरी विशेषताओं की जरूरत पड़ती थी, उन सब के साथ में सहयोग करता ही था। तो ये जो एक निरंतर एक कड़ी बनी, अनुभव बना और पूरे लोग जुड़े जो मेरी कल्पनाओं को मूर्त रूप देते थे, उन सब सहयोगियों के संयोग से। और जनजातीय संग्रहालय को भी बनाने में केवल मेरा ही नहीं, मेरे बहुत सारे सहयोगी थे जिन्होंने बहुत श्रम किया। वो हर स्तर पे थे, वो उनकी सारी व्यवस्था को उसके मतलब प्रशासनिक स्तर पे भी जिन लोगों ने काम किया और जिन्होंने सहयोग दिया, बहुत से लोगों का एक सामूहिक वो है। हाँ, मतलब कुल मिला के एक टीम वर्क कह सकते हैं, बड़ा टीम वर्क। और उसका जो सबसे अधिक फल आज मुझे खाने को मिल रहा है, जो कि नहीं होता है। तो आपने भी ऐसा नहीं है कि लगभग 4 दशक आपने इस भारत भवन को दिए हैं और इस मध्य प्रदेश को दिए हैं। तो हम आपसे जो है जानना चाहेंगे कि ये जो 4 दशक का सफ़र आपका एक कलाकार से शुरू होकर के और रूपंकर के निदेशक तक का जो सफ़र है आपका, ये कैसा रहा? इसमें क्या उतार चढ़ाव आए, क्या किस तरह की गहमा गहमी रही, किस तरह का आपका अनुभव रहा? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बताएंगे कि तो भारत भवन के बारे में भी थोड़ा सा बताइए और अपनी यात्रा के बारे में भी बताइए हमको। जी, असल में भारत भवन एक बहुत छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। और एक कलाकार के जिंदगी जीवन में तो भारत भवन का, मेरे जीवन में मेरे साथ जितने भी और भी कलाकार हैं प्रदेश भर के, देश भर के, उन सब के बीच में एक बहुत बड़ा स्थान है। क्योंकि एक मध्य प्रदेश जैसा प्रदेश जिसमें मतलब हम जैसे हमारे ही शहर इंदौर का, जहाँ मेरी दीक्षा हुई, कला की शिक्षा हुई, वहाँ के एक पुराने चित्रकार थे, बहुत देश के जो सर्वोच्च जगह उन्होंने पाई हैं, वो हैं हुसैन, बेंद्रे, बहुत DJ जोशी, विष्णु चित्रकार, अनेकों ऐसे चित्रकार थे जिनके हम नाम सुनते थे और जिनके साथ में उठने बैठने का हमें समय मिलता था। लेकिन भारत भवन भोपाल में बन जाने के बाद में जिन लोगों, ऐसे चित्रकार और ऐसे आर्टिस्ट और ऐसे संगीतकार, ऐसे म्यूजिक के, ऐसे साहित्य के और ऐसे जो है कविता के क्षेत्र के, चारों कलाओं के जो कलाकार हैं वो एक ही जगह भोपाल में एकत्र होते थे और उनके साथ में उठने बैठने और सारा व्यवहार करने का समय मिलता था हम लोगों को। केवल मुझे ही नहीं, मेरे साथ और बहुत सारे आर्टिस्ट को, मध्य प्रदेश के किसी भी आर्टिस्ट को, किसी भी दर्शक को ये सारी सुविधाएं मिलती थी। तो ये बहुत बड़ा एक उपलब्धि थी मध्य प्रदेश की भी और ये पूरे देश की भी। और जिसका मतलब उद्घाटन इंदिरा जी ने किया और भोपाल की देश की कला की राजधानी कहा, और भारत भवन ने ये बात को साबित भी किया कि वो कला की एक राजधानी है, उसमें विशेषता हैं। कला संस्कृति की तो हमने अभी आपसे काफ़ी बातें कर ली, कुछ थोड़ा सा इतर भी बात हो जाए, क्योंकि
कभी ऐसा आपको लगा कि जो कार्य संस्कृति है या कला संस्कृति अपने मध्य प्रदेश में आप कर रहे हो, उसकी कार्य संस्कृति है और उसके बीच में जो कई टकराव की नौबत आई हो, कला संस्कृति और कार्य संस्कृति के बीच कोई टकराव की ऐसी स्थिति बनी हो 40 सालों में, या कभी आपने कोई थॉट दिया हो उसमें ऐसा आया कि नहीं भाई ये हम जो है हम इसको पसंद नहीं करते, जैसा कि एक सामान्य ब्यूरोक्रेसी में होता है, अफसरशाही में होता है, या राजनीति में कह सकते हैं अपन कि कुछ लोग आपको पसंद ना करते हो, आपका बेहतर आइडिया को उन्होंने खारिज कर दिया हो, ऐसा कुछ? वैसे मुझे ऐसा कोई अनुभव नहीं है, और जो भी मैंने वक्त गुजारा लगभग 40 से 45 साल मुझे कलर के क्षेत्र में हो गए होंगे जी। अभी तक कभी ऐसी स्थिति नहीं बनी कि कोई बहुत अप्रिय स्थिति बनी। पर ये बात जरूर है कि कुछ ऐसा समय जरूर आया कि जब हमें खुद निराशा हुई, परंतु वो कुछ दिनों में सब सामान्य हो गया। और कुछ चीज़ें मतलब अंडरस्टैंडिंग में भी समय लगता है, कुछ में अनुकूलता जल्दी हो जाती है और कुछ में देर से होती है, परंतु अनुकूल और बहुत सुंदर सुखद ये वातावरण लगा। और सर्विस ऐसी भी हो सकती है, ये मध्य भोपाल में आने के बाद और कला संस्कृति से जुड़ने के बाद ये महसूस हुआ, और आज भी होता है। तो आप मतलब ये संदेश दे सकते हैं हमारे पूरे देश भर के कलाकारों को, कला प्रेमियों को, कि मध्य प्रदेश आइए, यहाँ पर जो है अपनी प्रतिभा का जो है वो परिचय दीजिए, आगे बढ़िए। क्या ऐसा वातावरण मिला आपको? पहले भी इस बात को कहते ही हूँ जी कि मध्य प्रदेश से अच्छा कला और जो है संस्कृति के क्षेत्र में कोई भी क्षेत्र वो प्रदेश नहीं है। हाँ, और इसमें मतलब हमें यहाँ आना चाहिए, और यहाँ पे आते ही मेरे कहने से नहीं, यहाँ होता ही ऐसा है कि जो भी एक बार मध्य प्रदेश में आता है, इसकी कला का संस्कृति से जुड़ता है, संस्कृति विभाग से जुड़ता है, उसको पूरे देश से अलग ही अनुभव महसूस होता है, एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। अच्छा सर, एक और चीज़ बताइए, आप तो इतने साल से जुड़े, 40 साल से लगभग, यानी 4 दशक से आप हैं, और 4 दशक में आपने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे, भारत भवन को पूरा नज़दीक से देखा आपने। तो भारत भवन को लेकर तमाम बातें होती है, टीका टिप्पणी होती है, अच्छी भी बुरी भी, कई उसके साथ कुछ इक्का दुक्का अपनी प्रसंग भी जुड़े हुए हैं जिनका मैं यहाँ जिक्र करना नहीं चाहता। लेकिन आपका ओवरऑल अनुभव क्या रहा भारत भवन को लेकर, या ये जो विरोधाभास है ये क्यों है, ऐसा क्या कारण है इसका? नहीं, वो तो किसी भी जगह होगा, कोई भी आदमी किसी प्रोफेशन में, किसी भी उसमें व्यवसाय में जुड़े तो खट्टे मीठे अनुभव होंगे ही। पर कुल मिला के आज की तारीख में इतने सालों गुजारने के बाद भी, पूरा जीवन इस क्षेत्र में गुजारने के बाद में भी, अब एक सुखद ही जीवन हमारा गया, और जो परिणाम भी जो मिल रहे हैं आज जो हमें, वो भी सब सुखद ही है। जिसमें कहीं भी ऐसा वो नहीं है कि हम ठगे गए या हमने गलत कुछ कर लिया। सब निर्णय और हमारा जो भी दिशा है वो बिल्कुल सार्थक है और बेटर है। तो आपके अनुसार जैसे देखिए अभी कि कला के प्रति लोगों का नज़रिया थोड़ा बदल रहा है, और कुछ चीज़ों में तो ये लगा सिर्फ मनोरंजन के साधन जैसे बन के रह गए, कई चीज़ें तो ऐसी हैं। तो हमारा जैसे आपने बताया, अभी हमने जनजाति संग्रहालय को भी देखा कि आपने वहाँ एक बरगद के पेड़ की अवधारणा को मूर्त रूप देने जा रहे हैं, आप एक गैलरी बना रहे हैं। तो ऐसा जो हमारा कला क्षेत्र है वो सामाजिक परिवर्तन का भी एक वाहक रहा है, सामाजिक जागरूकता का भी वाहक रहा है। पर आपको क्या लगता है कि कला किस तरफ जा रही है, अब कला संस्कृति किस ओर जा रही है, या क्या महसूस कर रहे हैं परिवर्तन, मतलब किस तरफ जा रहा है ये पूरा झुकाव इसका, और क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? व्यावसायिक दृष्टि से देखें तो भी मतलब सब तरह से परिपूर्ण है। मतलब कोई भी कलाएं जो है इन मानव को जो एक उसका सबसे सुखद और सबसे एक ऐसा पहलू है जो उसके दिल से निकलता है। इसमें कोई मक्कारी नहीं हो सकती। इसका पूरा सुख आपको मिलता है और सारे समाज को भी मिलता है यदि वो सच्ची कला है और सच्चे मन से की जा रही है, तो उसका परिणाम हर हमेशा मिलेगा, हर जगह मिलेगा। तो जो नई जनरेशन आ रही है, जो नए लोग आ रहे हैं इस क्षेत्र में, उनके लिए आपका क्या संदेश है
हाँ, तो कि परंतु एक कलाएँ जो हैं, जो भी जितनी भी कलाएँ हैं, वो उसमें चित्रकला भी आती है, वो उसमें मूर्ति कला एक भी आती है? आकर्षण है जी हाँ। सबका। और उसके लोगों को उसके उससे वो उम्मीदें बहुत लगा लेते हैं और बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि ये बहुत सुंदर रास्ता है, पर ये जी सुंदर हाँ। रास्ता नहीं है। ये बहुत संघर्ष का रास्ता है और बहुत मेहनत के बाद में जी हाँ। ये सब चीज़ें, जो कोई भी मुकाम और कोई भी जो उसका स्वरूप है वो हासिल होता है, उसमें जी हाँ। दक्षता हासिल होती है। जैसे हमारे जो वो थे गुरु जे स्वामीनाथन जी, जी हाँ। जिनको मैं अपना गुरु मानता हूँ, और वो भोपाल भारत के वो न्यासी सदस्य थे और हमारे जो पंकज के डायरेक्टर थे, जिनसे बहुत सीखने को मिला और जीवन का भी एक समझ आई कि क्या है जीवन और कैसे जीना चाहिए और एक चित्रकार को क्या होना चाहिए। एक वो शेर अक्सर बोला करते थे, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है, डूब के जाना है। बहुत सुंदर। तो हमें कुछ सफलता पाने के लिए, उभरने के लिए हमें डूबना तो पड़ेगा ही। आप मतलब एक तरह से मैं कह सकते हैं कि भारत भवन के एक बड़े शिल्पी के रूप में उनको देख हाँ सकते हैं, जगदीश स्वामीनाथन जी को। जी जी। अच्छा, इससे इतर एक मेरा एक सवाल आपसे था कि लोक रंग आपने जो है, लोक रंग लगभग 25 साल तक, मेरे ख्याल है 25 साल तक, इससे ज़्यादा तक भी आपने डिफरेंट डिफरेंट थीम पे, अलग अलग थीम पे इसको नहीं, मतलब ये इसका तो असल प्रस्तुत में किया। जो लोकरंग को लेके जो तैयारी होती थी और जो उसकी थीम बनती थी, हर साल एक उसकी एक थीम होती थी कि इस बार हम इस थीम पे करेंगे। इस थीम पे करेंगे, अपने इस मध्य प्रदेश के इस जनजाति पे होगा, इस या और उसके इस कर्म पे होगा, या मध्य देश के किसी, कई हर साल वो प्रादेशिक और फिर पूरे देश को आधार मान के उसकी या थीम डिसाइड की जाती, उसी के आधार पे वो सारे स्वरूप तय होते थे। और परंतु ये ज़रूर है कि मेरे उससे जुड़ने से जो एक बहुत साधारण चीज़ें होती थी, हमने उसको एक अलग दृष्टि, अलग कलात्मक स्वरूप दिए और हमारे ये प्रयासों को पूरे देश भर में सराहा गया और इससे उसको अपनाया भी गया और ये हमारा बहुत बड़ा बल था और इससे हमें बहुत ज़्यादा शक्ति मिली। तो ये जो आपने लोक रंग को रचनात्मक स्वरूप दिया, हाँ ये आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण था, कितना चैलेंजिंग था, या किस तरह की इसमें आपको हाँ, ये था कि देखना मेहनत पड़ा? करनी पड़ती थी और हमें एक श्रेष्ठ जो स्वरूप हैं कला के, कि एक चित्रकार होना बहुत ज़्यादा सम्मान की बात है, एक पेंटर होना है और चित्रकार होना, परंतु एक डिजाइनर होना सम्मान की बात नहीं है। जी। और एक इम्प्यूरिटी भी होती थी अपने अंदर की, यार सब लोग पेंटिंग कर रहे हैं और मैं ये स्टेज बना रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, परंतु ये जो मान लिया गया कि ठीक है, अब हमें यही करना है, यही हमारे को करना पड़ेगा, रोजी रोटी यदि चाहिए, तो निरंतर इसको किया, तो उसके बाद में वही सारी चीज़ें आज अलग स्वरूप में सामने और अलग एक मुकाम मिला। अपन ये कह सकते हैं कि ये भी एक विधा के रूप में विकसित हो गई और हुआ और और है। अब लोग इस क्षेत्र में काफ़ी कैरियर बना रहे हैं, हाँ मतलब। हाँ, क्योंकि उस समय जब ये चीज़ें शुरू हुई थी, उस समय इन सब चीज़ों के ये स्वरूप नहीं थे। ये परिणाम तो आज आए हैं, पर पहले संघर्ष था, पर वो सारा संघर्ष और वो सारी मेहनत मैंने अच्छे से की, दिल लगा के की और उसके परिणाम भी मिले। कलाकार के नाते जो है, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि कलाकार को प्रोत्साहन मिल गया, पुरस्कार मिल गया, सम्मान मिल गया, आपको भी ढेर सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान मिले, हाल ही में आपको पद्मश्री से सम्मानित करने का ऐलान हुआ है। आपको क्या लगता है कि ये सम्मान मिलने से कलाकार का पेट भर जाता है, या आजीविका के लिए कुछ अलग संघर्ष करना पड़ता है, कुछ ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है, या दोनों में सामंजस्य कैसे बिठा जा सकता है? यदि हम बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होंगे, जी हाँ, तो भी ये हमारे सामने हजारों समस्याएं आएंगी और बहुत सारी ऐसी भी परिस्थितियाँ आएंगी कि जब हम दुखी होंगे, जी हाँ। परंतु ये संतुष्टि ही सबसे बड़ी कला है। और जो पूरे जो हम हिंदुस्तान में रहते हैं उसका जो जीवन है, और ये जो अपना जो अध्यात्म है और जीवन का जो जीने का तरीका है,
वो अब आपके पास से बहुत सारे रास्ते हैं और आप उनमें से किसी भी रास्ते को चुन सकते हैं। तो मतलब संतोष एक बहुत बड़ी कला है और शक्ति है, और मुझे लगता है कि हर कलाकार को अपने जीवन में मेहनत करनी चाहिए, ईमानदार मेहनत करनी चाहिए, और खूब से वो जो है संघर्ष करना चाहिए, और इन संघर्षों से ही वो कला बनेगी और कलाकार भी बन जाता है और संतोष भी बनता है। तो मतलब अपन ये कह सकते हैं कि एक कलाकार को जो है संतोषी होना चाहिए, संतोषी सदा सुखी। हाँ। यही आपका मेरे ख्याल है हाँ, सूत्र मतलब वाक्य। एक संतोष, उसमें एक भाव होना चाहिए। जी हाँ। पर उसको ये पता होना चाहिए कि भाई इन संतोष का क्या मतलब है। जी हाँ। अच्छा, एक आपसे बिल्कुल नितांत निजी सवाल मैं करना चाहता हूँ। वैसे मेरी इच्छा नहीं थी, पर चूंकि आपने उस दर्द को झेला है, उस परेशानी को आपने जो है काफ़ी महसूस किया है, तो आप सिख समाज से हैं। 1984 का कुछ घटनाक्रम मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ आपको। उस दर्द को भी आप लोगों ने झेला है, आपके समाज ने भी झेला है, आपने भी उसको महसूस किया होगा। तो आप तो पहले मेरे ख्याल है पगड़ी रखते थे, जी। फिर आपने कैसे इसको छोड़ दिया रखना? हम 84 में जिस समय ये सब हो रहा था और सिख दंगे हुए, उस समय मैं भोपाल में था। जी हाँ। और अपने उस दिन बाई चांस में हम सब सारे दोस्त घर में ही थे, क्योंकि वातावरण ऐसा बन गया था कि बाहर आने जाना नहीं था। और हम बहुत सारे मित्र लोग थे जिनके साथ में 7-8 मित्रों के साथ में मैं अपने कमरे में था। और हमें हमारे उस समय के निर्देशक जो है जय स्वामीनाथन, अशोक वाजपेयी और जितने भी भारत से संबंधित सरकारी वो जो अधिकारी हैं, उन सब ने फ़ोन किए, पूछा कि भाई आप कैसे हो, सुरक्षित हो या नहीं हो, या हम कुछ चीज़ करें। तो हमने कहा कि हम बहुत सुरक्षित हैं, बहुत ठीक से हैं और यहाँ अपने घर में हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई। पर इंदौर में, जी, क्योंकि मैं भोपाल में था, मेरी सारा परिवार इंदौर में था। और जिस क्षेत्र में वो लोग रहते थे इंदौर में, वहाँ काफ़ी खतरा था। और परंतु वहाँ पे भी जो है कुछ लोगों के सहयोग से हमारे परिवार को सुरक्षा मिली और हमें किसी तरह की कोई आर्थिक हानि भी नहीं हुई। तो परंतु फिर भी एक ऐसा एक भय था कि कहीं कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उस समय ऐसा वातावरण बन गया था। और जो सिखों का ने जो भी कुछ किया और उसकी जो गलती थी और समाज में जो भी कुछ हुआ उस समय, वो अप्रिय हुआ और अच्छा नहीं था। तो भट्टी साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने हमारे इस आग्रह को स्वीकारा। आप पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हम जल्दी ही पद्मश्री सम्मान से सम्मानित होने के बाद आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।